आज तक दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान को अगर किसी चीज ने बर्बाद किया है तो वो है उसका खुद का डिल्यूजन। बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग, बिकॉज ओनली स्पीलबर्ग वाज मैड इनफ टू मेक हिज फर्स्ट फिल्म विद एन एनिमल, जो एक मैकेनिकल शार्क थी। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। Just because their two films do well, suddenly it's all me, myself, and I want this, and I want this, and I want this, and then I'm like, hello, every film has a different scale. सालों तक स्ट्रगल करने के बाद तुम्हें बॉलीवुड में चांस मिलता है। जब मेरा बुरा समय आया था तो वो 7 साल का था और मैं जब पहुंचता था किसी फंक्शन पे तो यकीन मानिए मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने अनुभव किया और मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात नहीं। कैमरामैन, एंकर्स, रिपोर्टर्स ये सब अपने माइक और कैमरा घुमा देते थे या मुझे तवज्जो भी नहीं मिलती थी। तुम्हारी फिल्में सुपरहिट होती हैं, ऑडियंस का प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। और पिक्चर ज्यादा चल रही थी उन दिनों तो थोड़ा सा हवा में था मैं। ये अचीव करना इज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट, पर इससे ज्यादा भी अगर मुश्किल कुछ है तो वो है ये सब अचीव करने के बाद उसकी रिस्पेक्ट करना, हम्बल रहना और सक्सेस के नशे को अपने सर पर ना चढ़ने देना। Why are you screaming like that? Just a minute. Please stop talking nonsense. This is not the kind of question you ask somebody. Do not talk to me like that. I mean, are you all crazy? सुनिए, don't act smart with me. खुद को डिल्यूजन से बचाए रखना, क्योंकि डिल्यूजन इज अ डिजीज विद नो वैक्सीनेशन। प्रॉब्लम क्या हुआ, गोविंदा क्यों नहीं दिख रहा आज 17 साल से? गोविंदा का जो सर्कल है ना वो बहुत गलत सर्कल में है। You've seen Inception. You understood it. Yes. You liked it. Yes. Then you like दिलवाले also. कॉन्फिडेंस और डिल्यूजन में एक बहुत पतली लाइन होती है और अपने स्टारडम के पीक पर उस लाइन को देख पाना, अपनी रियलिटी को समझ पाना उतना आसान होता नहीं है जितना मेरे तुम्हारे नॉर्मल जैसे लोगों को लगता होगा। क्योंकि कुछ तो कारण है ना कि राजेश खन्ना जैसा मेगा सुपरस्टार भी अपनी कमियों को, अपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर को देख नहीं पाता, एक नए टैलेंटेड एक्टर से हो रही अपनी इनसिक्योरिटी को समझ नहीं पाता, अपने स्टारडम के नशे में अपने ही करियर के डाउनफॉल को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और इस डिल्यूजन का असर निकलता है इंडिया के पहले सुपरस्टार से इंडियाज लोनलीएस्ट स्टार का एक लंबा, अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक सफर। मुकेश खन्ना, जिन्होंने हमें इंडिया को उसका पहला फिक्शनल सुपर हीरो दिया था, वही मुकेश खन्ना आज 26 साल बाद भी अपने सुपर हीरो कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खुद को लिटरली शक्तिमान और महाभारत के बीच में पितामह समझने वाले 67 इयर्स ओल्ड के मुकेश खन्ना आज इतने डिल्यूजनल है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करें। मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का, मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत कि एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कॉमेडियंस को क्रिटिसाइज करता है। उसी शो में वो भारती को नहीं जो कॉमेडी करती है, वो माइक लेके आ गई, बोला देखो शक्तिमान है, मैं भी शक्तिमान में काम करना चाहती हूँ, और वो आके मेरे सामने नजदीक है। मैंने कहा ये मार खाएगी मेरे से। शक्तिमान को आयरन मैन और सुपरमैन से बड़ा सुपर हीरो बताता है। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया तो आयरन मैन बन गया। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन। और शक्तिमान तो मैंने भी बचपन में खूब देखा है, मैं शो के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, पर ऐसा आउटरेजियस क्लेम करना नोइंग कि शक्तिमान की कितनी इंस्पिरेशन ली गई है सुपरमैन से, इसे तो मैं डिल्यूजन ही कहूंगा। और डिल्यूजन भी सिर्फ सक्सेस से नहीं आता। सुनील पाल को लगता है सोनपुर मेले में परफॉर्म करना इज अ बिगर डील देन सेलिंग अ 1000 सीटर स्टेडियम। सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। सनी देओल को लगता है उनका IQ 160 का है, जो आइंस्टाइन, शकुंतला देवी और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों का था। I had a very high IQ because स्कूल में उन्होंने टेस्ट किया था, my IQ was over 160 something it was. साजिद खान को लगता है कि उनकी बनाई हुई बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने वाली हिम्मत वाला ओरिजिनल हिम्मत वाला से बेटर है। मेरी हिम्मत वाला के जो डायलॉग साजिद फराद ने लिखे हैं, वो डायलॉग्स शायद कादर खान साहब के हिम्मत वाला से थोड़े ऊपर है। सोनम कपूर को लगता है कि वो इतनी सुंदर है कि लोग उनकी सुंदरता की वजह से उनकी ब्रिलियंट एक्टिंग को सीरियसली नहीं लेते। But you're a superstar, so you have that image and vibe, and you always walk tall like one. But does that bother you when they talk about other actresses more in the acting department? Well, you know the thing about the industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. In इस वीडियो में हम बॉलीवुड के बड़े-बड़े नामों की डिल्यूजन के बारे में, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और स्टुपिडिटी के बारे में तो बात करेंगे, बट मोर देन दैट इट इज अ साइकोलॉजिकल डीप डाइव इनटू द माइंड ऑफ अ सुपरस्टार। कैसे सक्सेस एक इंसान को सेल्फ डाउट से पहले सेल्फ बिलीफ पर और फिर सेल्फ बिलीफ से डिल्यूजन की तरफ ले जाती है। कैसे कार्तिक आर्यन का खुद को सुपरस्टार मानने का डिल्यूजन शाहरुख खान के डिल्यूजन से अलग है। Is your competition also younger actors like Ranbir, Imran? No, I don't have any competition. I'll be very honest, and I don't say that with
immodesty or self-centered pompousness. I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. क्योंकि फेम और सक्सेस का डिल्यूजन तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करता, तुम्हें खुद से भी दूर कर देता है। रियलिटी ब्लर हो जाती है और जब तुम्हारे आसपास सिर्फ यस मैन हो तो उस डिल्यूजन से बाहर निकल पाना बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और फिर तुम इंटरव्यूज में आकर ऐसे क्लेम करते हो, सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। अपने डिल्यूजन की वजह से तुम कुछ देर तक लाइमलाइट में जरूर रह सकते हो। एक टेंपल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेंपल्स। हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। पर एक ओवर कॉन्फिडेंट डिल्यूजनल सुपरस्टार को ना तो ऑडियंस प्यार करती है और ना ही उनके को-स्टार्स। तो वो तो घूमता हुआ साड़ मुझे कभी लग रहा है कि वो घूमता हुआ साड़ है, किसी पे जाके अपना सिंग मार लेता है। मानसिक रूप से दुर्बल आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है। एंड कुछ तो कारण है ना कि विराट कोहली का डिल्यूजन तुम्हें डिल्यूजन नहीं लगता। How many test matches have you won out of 30? How many have you changed the line? How many have you won? How many have we won? How many have you changed the line? 21 wins. Yeah. 2 losses. Yeah. How many draws? How many in India? It doesn't matter. Wherever we play, we try to do our best. Thank you, sir. We'll take that. I'm here to answer your questions, man, not a fight. पर अनुपम खेर ये कह दे कि उनकी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑस्कर डिजर्व करती है तो पूरा इंटरनेट उन्हें ट्रोल करने लगता है। You also feel that this film should go to the Oscars? Absolutely. You see, we don't have to keep sending the backwardness of India. पर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ हद तक तो डिल्यूजन मैसिव सक्सेस के लिए जरूरी भी है। डिल्यूजनल पीपल आर हैप्पियर, कॉन्फिडेंट एंड समटाइम्स मोर सक्सेसफुल। एंड शायद तुम्हें अभी इस टॉपिक की, इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस अभी रियलाइज ना हो, पर वीडियो के एंड तक तुम्हें मिलेगा स्टारडम को देखने का एक ब्रांड न्यू पर्सपेक्टिव। शायद अपने सुपरस्टार्स को लेकर थोड़ी सिंपैथी और रियलिटी से दूर, कोसों दूर पहुंच चुके इन सेलिब्रिटीज के बिजार डिल्यूटेड स्टेटमेंट्स। जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। पर डिल्यूजन भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता, उसके कई रीजंस, कई कॉजेज होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, कुछ हार्मलेस और कुछ इतने डिस्ट्रक्टिव कि शायद तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दें। तो बॉलीवुड के इन स्टार्स के डिल्यूजन को, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को तो हम समझेंगे एंड उसके थ्रू तुम्हें समझाएंगे डिल्यूजन के डिफरेंट टाइप्स को भी। शुरुआत करेंगे कुछ हार्मलेस से डिल्यूजन टाइप से जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद हार्मफुल है पर करियर डिस्ट्रॉय कर दे उतने ज्यादा नहीं। और हर लेवल ऑफ डिल्यूजन के साथ ये लिस्ट और ज्यादा इंटेंस होती जाएगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू द काइंड ऑफ डिल्यूजन जो ना सिर्फ तुम्हें एज अ स्टार अपनी ऑडियंस से दूर ले जाता है बल्कि शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी भी तबाह कर सकता है। वेलकम टू द डिल्यूजन पिरामिड। डिल्यूजन के इस पिरामिड के 5 स्टेजेस हैं। हर स्टेज के कॉन्सिक्वेंसेस पिछली स्टेज से कहीं ज्यादा सिवियर है और जैसे जैसे तुम सक्सेस की लैडर में ऊपर चढ़ते जाते हो तुम्हारा इस डिल्यूजन पिरामिड में ऊपर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेज 1 जो एक्सटर्नल डिल्यूजन है उससे तुम्हें लॉन्ग टर्म कुछ नुकसान शायद ज्यादा ना हो पर टेम्पररी रेपुटेशन लॉस हो। स्टेज 2 सोशल डिल्यूजन, इसमें तुम्हें ऑडियंस के साथ अपनी एक्चुअल रिलेशनशिप की रियलिटी पता नहीं चलती। स्टेज 3 है नैरेटिव डिल्यूजन जिसके आने पर तुम्हारे दिमाग में फेक, ऑब्वियस और कई समय पर तो फनी डिल्यूजन चलने लगता है खुद को अपनी इंपॉर्टेंस को लेकर। आइडेंटिटी डिल्यूजन में तुम्हारे फेवरेट स्टार्स अपनी करंट रियलिटी को भी नहीं समझ पाते एंड दे कीप लिविंग इन अ फॉल्स रियलिटी जो या तो एग्जिस्ट नहीं करती या उसको बीते हुए कई साल हो चुके हैं। और सबसे डेंजरस है स्टेज 5 द रियलिटी डिल्यूजन जिसके होने पर तुम्हें ना तो दुनिया दिखाई देती है, ना अपना परिवार, ना अपने फैंस, ना अपने को-स्टार, बिकॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बिकम्स यू एंड योरसेल्फ। अभी शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो ये डिल्यूजन का पिरामिड, तो जरा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ तुम्हें समझाते हैं। स्टार्टिंग विद स्टेज 1 द एक्सटर्नल डिल्यूजन जिसको कई मायनों में आप पीआर डिल्यूजन भी बोल सकते हो एंड उर्वशी रौटेला इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिल्यूजन। आज तक तुमने उर्वशी रौटेला को अपनी किसी मूवी या अपनी किसी परफॉर्मेंस की वजह से न्यूज में नहीं देखा होगा और ये बात तो आई एम श्योर उर्वशी को भी पता है कि डिल्यूजन कितना अच्छे से बिकता है। इसीलिए शायद एक समय पर वो ऋषभ पंत का नाम अपने हर इंटरव्यू में ड्रैग करती थी, ये कहते हुए कि ऋषभ पंत ने घंटों तक उनके लिए होटल लॉबी में वेट करा है। Who's Mr. RP? I will not take the name. So when I woke up, then I saw 16-17 missed calls, and then I felt so bad. Someone was waiting for me. मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कई लड़कियां होती कि चलो ठीक है लड़का वेट करने दो क्या फर्क पड़ता है। ऋषभ के टीममेट शुभमन गिल ने हालांकि ये क्लियर कर दिया
गया था कि उर्वशी ये सब सिर्फ क्लाउड के लिए कर रही है। और उर्वशी का डिल्यूजन सिर्फ ऋषभ पंत पर नहीं रुकता। अपने इंस्टाग्राम बायो पर जैसे उन्होंने बहुत समय तक IITian लिखा हुआ था विदाउट एवर गोइंग टू IIT, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 12th स्टैंडर्ड में उनके इतने अच्छे मार्क्स आए थे कि IIT में तो एडमिशन हो ही जाता। रोनाल्डो और लियोनार्डो मेसी का कॉमन लव इंटरेस्ट बनना उनकी फैंटेसी है जो वो पब्लिकली डिक्लेयर कर चुकी है। I would love to be in a love triangle with Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Love that. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Urvashi Rautel. और हद तो तब हो जाती है जब एक फैन उनकी पोस्ट के नीचे एक सार्कास्टिक कमेंट करता है, उर्वशीइज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, और वो उसको सीरियसली लेकर पिन कर देती हैं। इतने डिल्यूजनल तो शायद अर्जुन कपूर अपनी एक्टिंग को लेकर भी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप US ईरान वॉर को लेकर नहीं है, जितना उर्वशी रौटेला अपने स्टारडम को लेकर है। और इतना एक्सट्रीम होने के बाद भी ये स्टेज 1 इसलिए है बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकली हार्मलेस। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद उर्वशी को भी पता है कि वो ये सब जो बोल रही हैं वो कितना डिल्यूजनल है, और क्योंकि उन्हें इससे लाइमलाइट मिलती रहती है तो ऐसे आउटरेजियस क्लेम्स करने में उनका कुछ नुकसान भी नहीं है। बस लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे, तुम्हें क्रिंज बोलने लगेंगे, तुम्हारे ऊपर मीम्स बनेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, पर शायद तुम्हारे प्रोफेशनल करियर पर इसका कुछ खास फर्क ना पड़े। और एक्सटर्नल डिल्यूजन बिल्ड करने का तरीका भी एक्सटर्नल होता है, फेक PR, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स खरीदना, अपने खुद के फैन पेजेस बनवाना, सिर्फ खुद का स्टारडम एग्जिस्टिंग से बड़ा दिखाने के लिए। एंड रियलिटी तो शायद उर्वशी को या जो भी लोग इस डिल्यूजन में जी रहे हैं उनको भी पता है, बट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ delusion is not so harmless, which is the social delusion, aka the audience love fantasy. अब हर एक एक्टर की, हर एक पब्लिक फिगर की एक कॉमन डिजायर जरूर होती है, which is ऑडियंस का प्यार मिलना, अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट और उससे आने वाला फेम और पॉपुलैरिटी। पर कई बार एक बड़ी लेवल ऑफ सक्सेस देखने के बाद एक स्टार के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है रियलिटी में असर्टेन कर पाना कि उनके और उनके फैंस के बीच का रिश्ता क्या है और कितना गहरा है, मेरे कितने फैंस हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, किस लेवल पर स्टारडम में पोजेस करता या करती हूँ। अब इन सवालों के जवाब एब्सोल्यूट में देना थोड़ा मुश्किल है। जैसे सोनम कपूर एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वो इतनी बड़ी ब्रांड है कि ऑडियंस आती है उनकी फिल्म देखने के लिए। I want people to know that person who puts her foot in her mouth all the time, says stupid thing. People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me. Like, you know, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everyone wants something that, you know, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? अमीषा पटेल को लगता है कि वो सारी मॉडर्न डे एक्ट्रेसेस से बेटर है। मेरे फिल्मों के किरदारों के नाम जानते हो, चाहे वो सोनिया सक्सेना हो, सकीना हो। Do we even remember actors' names today in films? पर सच तो ये है कि गदर और कहो ना प्यार है के अलावा अमीषा पटेल की एक भी मेमोरेबल एक्टिंग परफॉर्मेंस तुम्हें याद नहीं आएगी। एंड इवन वो दोनों फिल्में भी ऋतिक रोशन और तारा सिंह बने सनी देओल के लिए याद रखी जाती है, ना कि अमीषा पटेल के जेनरेशनल एक्टिंग टैलेंट की वजह से। सोनम कपूर को अपनी पहली डेब्यू फिल्म इन बॉलीवुड सावरिया संजय लीला भंसाली जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर के साथ क्यों मिली, ये तो शायद पूरा बॉलीवुड जानता है, इंक्लूडिंग अनिल कपूर एंड संजय लीला भंसाली। पर अपनी प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट करने के अलावा सोनम कपूर ये कहती हैं, It took me 5 years to get my first film. But then you got it with Sanjay Leela Bhansali. हाँ मान लिया सोनम कपूर को लोग फैशन आइकन कहते हैं, पर जब आप ये कह दो कि पूरे बॉलीवुड का फैशन सेंस खराब है, A sense of fashion. The whole industry, they all suck. तो इससे तुम्हारे इग्नोरेंस और एरोगेंस के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जब करियर की शुरुआत से ही तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, एक सर्टेन लेवल का फेम तुम्हें विरासत में मिल जाए, तो ब्रेन उस एडमिरेशन और फेम को ओवर वैल्यू करने लगता है, एंड ओवर टाइम यही तुम्हारी एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी बन जाती है। और ये सेम कॉन्सेप्ट तुम मुकेश खन्ना और उनके लव टुवर्ड शक्तिमान पर भी अप्लाई कर सकते हो, नसीरुद्दीन शाह पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो राज कपूर, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना तीनों ही अच्छे एक्टर नहीं है। उन्होंने तो कोई भी ग्रेट फिल्म नहीं बनाई, शोले को मैं ग्रेट फिल्म नहीं मानता। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े रियल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो जाती है, ऑडियंस मजाक उड़ाने लगती है, और रियलिटी से एक सेलिब्रिटी दूर होना शुरू हो जाता है। मुकेश खन्ना की बात तो हम आगे भी करेंगे, क्योंकि एक ही स्टार में कई तरह के डिल्यूजन एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेज 3, द नैरेटिव डिल्यूजन, AKA द विक्टिम फैंटेसी। इस स्टेज से रियल कॉन्सिक्वेंसेस की कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। विक्टिम फैंटेसी का मतलब है हर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अपने अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी समझना। मेरी मूवी क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि ऑडियंस उतनी एलीट नहीं है, इतनी समझदार नहीं है। If you realize there is a huge percentage of our country
I would say 90% who've not flown in planes. मुझे अच्छा एक्टर क्यों नहीं मानते लोग? क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ और इंडस्ट्री सिर्फ खराब दिखने वाले लोगों को अच्छा एक्टर समझती है। You know the thing about the industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. अमीषा पटेल के अकॉर्डिंग तो आशुतोष गोवारिकर ने उन्हें लगान में इसीलिए कास्ट नहीं किया क्योंकि उनकी लुक्स और पर्सनालिटी वर टू गुड फॉर अ विलेज गर्ल। उसके थ्रू क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत एजुकेटेड पर्सनालिटी है। अब ये कुछ हद तक सही हो भी सकता है कि किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट इंडस्ट्री में लॉबिंग हो, उन्हें टारगेट किया जाए, बट अगर तुम्हारे हर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को तुम इस बात का भरोसा मान लो तो शायद तुम्हें अपनी खुद की गलतियां दिखनी बंद हो जाती हैं। तुम्हारी ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को एनालाइज करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और हाँ, शायद एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस तुम्हें सिंपैथी जरूर देगा, पर द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दिस नैरेटिव डिल्यूजन इज यू। सिस्टम, करप्शन, ऑडियंस, अपने को स्टार्स को ब्लेम करना बहुत आसान है खुद को करेक्ट करने से। और जब ये डिल्यूजन एक सेलिब्रिटी पब्लिकली रिपीट करता है तो ऑडियंस को भी वो सच्चाई दिखने लगती है, वो पैटर्न दिखने लगता है। जैसे अर्जुन कपूर ने जब अपनी ट्रोलिंग के अगेंस्ट आवाज उठाई तो इनिशियली ऑडियंस ने उनके साथ सिंपैथाइज किया, पर जब हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू, इवन लोगों के डीएम्स में जाकर वो अपने आप को डिफेंड करने लगे तो दैट बिकेम द टिपिंग पॉइंट। उसको एक्टिंग नहीं आती, तुमको आती है, तुमको पता है एक्टिंग क्या होता है। एक्टिंग कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सेलिब्रिटी डिल्यूजन, स्टेज 4, आइडेंटिटी डिल्यूजन, यानी दी स्टेटस एंजाइटी। इस स्टेज पर स्टेक्स इतने बढ़ जाते हैं कि एक स्टार अपनी ऑडियंस से मिला हुआ प्यार, अपनी सक्सेस, अपना करियर सब दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी डिल्यूजन देता है एक फॉल्स बिलीफ कि तुम आज भी वही इंसान हो जो तुम एक समय पर हुआ करते थे। पर समय के साथ खुद को इवॉल्व करना या एक्सेप्ट करना कि तुम्हारा टाइम जा रहा है, ये हर किसी के लिए इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इससे तो इंडिया के फर्स्ट सुपरस्टार, मेगा स्टार राजेश खन्ना भी नहीं बच पाए थे। 1969 से 1972 में लगातार 15 सुपर हिट्स देखकर स्टारडम की पीक देख चुके राजेश खन्ना। कुछ 2000 लड़कियां थी सेट पर, काका जी की पागलपन था उसमें। मैं छोटा सा बच्चा था, वो जब जैसे कि रास्ते में शूटिंग करते थे तो अगर यूं घूमते थे तो सारी लड़कियां इस तरफ, if you turn around, सारी लड़कियां इस तरफ। I have never seen a visual like that in my entire life. ये राजेश खन्ना का आइडेंटिटी डिल्यूजन ही था, जो उन्हें लगता था कि ना तो उनसे बड़ा स्टार कोई बन सकता है, ना ही कि उनसे ज्यादा कोई अटेंशन डिजर्व करता है। इसीलिए जब बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की बातें होनी शुरू हुई तो राजेश खन्ना अपने दोस्तों से कहते थे, ऐसे अटन बटन आते जाते रहेंगे लेकिन राजेश खन्ना को कोई छू भी नहीं सकता, मैं क्या ऐसे एरे गहरे लोगों से डर जाऊंगा। राजेश खन्ना इतने इनसिक्योर हो गए थे कि बावर्ची मूवी के सेट पर अमिताभ बच्चन को पूरी तरह इग्नोर करते थे। और 1980s के एक इवेंट में जब अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ लोग राजेश खन्ना से ज्यादा ले रहे थे तो इस इवेंट के बाद राजेश खन्ना अपने टेरेस पर जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि जिस इंसान को इंडस्ट्री ने, उनके फैंस ने ये विश्वास दिलाया हो कि वो लिटरली एक भगवान है, ऊपर आका, नीचे काका और बाकी सबकी माँ। मेरे ख्याल में तारीफ और पूजना तो भगवान को भी अच्छा लगता है। उसके लिए उस डिल्यूजन से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इनफैक्ट अपने स्टारडम को लेकर राजेश खन्ना इतने एरोगेंट, इतने डिल्यूजनल थे कि अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज हो गए थे, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े हो गए थे। राजेश खन्ना मुझसे बहुत नाराज हो गए। जाहिर है इमोशनली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको लगा मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टी ने कहा ये तो कहाँ मानने वाले थे। तो और इसी आइडेंटिटी डिल्यूजन से गुजर रहे हैं मुकेश खन्ना और सुनील पाल भी। एक लेजेंडरी सुपर हीरो शो बनाने के बाद मुकेश खन्ना आज शक्तिमान को लेकर इतने डिल्यूजन में है कि मीट शक्तिमान नाम से यूट्यूब पर एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें वो खुद के सामने खुद बैठकर खुद का ही इंटरव्यू ले रहे हैं, जहां टी सीरीज शक्तिमान पर फिल्म बनाकर उसकी रेलेवेंस को रिवाइव कर सकता था। मुकेश खन्ना ने राइट्स देने से मना कर दिया, एक जिद्दी नोस्टैल्जिक बुड्ढे की तरह जो ये मानता है कि शक्तिमान उसके अलावा कोई और प्ले कर ही नहीं सकता। बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। एंड सुनील पाल का डिल्यूजन इस लिस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर तन्मय भट्ट जैसे कॉमेडियंस को ट्रोल करके की थी। तन्मय का नाम आपको नहीं पता, इनका कहना है कि उसका फैन फॉलोइंग है, मगर वो एक तबके तक, वो 20% तबका है, 80% तबके को आज मालूम पड़ा उसका नाम। पर शायद जब उन्होंने रियलाइज करा कि रेलेवेंस में रहने का इससे आसान तरीका शायद कोई और नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपने डिल्यूजन पर डबल डाउन कर दिया। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकारों में आतंकवादी कहता हूँ, पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है, तो कौड़ी के लोग हैं। आज सुनील पाल को यस मैडम जैसा ब्रांड अपने ऐड में लेता है, कपिल
शर्मा शो पर उन्हें बुलाया जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो समय रैना और बाकी कॉमेडियंस को गाली देते हैं। एंड इसीलिए आइडेंटिटी डिल्यूजन को ओवरकम करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है, तुम कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो। अगर तुम इससे बाहर नहीं निकलते तो समय के साथ लोग तुम्हें सीरियसली लेना तो बंद करते ही हैं, पर तुम्हारी पूरी लेगेसी पर एक ऐसा डार्क स्पॉट लग जाता है जिसको तुम उसके बाद चाह कर भी नहीं मिटा सकते। तुम्हारी रेलेवेंस, स्टेटस, पॉपुलैरिटी, रियल आइडेंटिटी सब खो जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इससे भी बड़ा एक डिल्यूजन एग्जिस्ट करता है व्हिच इज स्टेज 5 द रियलिटी डिल्यूजन AKA द मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है क्योंकि यहां तुम्हें एक बहुत यूनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। शाहरुख खान का खुद को बॉलीवुड का लास्ट स्टार मानना भी मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है। I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दूं? बोलो ना, I'm the last of the stars. सनी देओल का लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के बावजूद कभी कोई साइड कैरेक्टर या कोई कैरेक्टर रोल ना करना भी मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है। वो एक आप देखो कि हीरो उनकी एज के जो हीरो हैं वो वैसा सेंट्रल कैरेक्टर नहीं कर रहे जो सनी देओल कर रहे हैं। वो अभी भी हीरो है, 40 साल से हीरो ही है वो आदमी, कैरेक्टर रोल नहीं करता है वो। और साजिद खान का अपने सिनेमा को क्रिटिक्स से ऊपर मानना भी मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है। क्रिटिक्स बेसिकली आर जस्ट स्पीड ब्रेकर्स फॉर द ऑडियंसेस एंटरटेनमेंट। इन सारे लोगों में तुम्हें एक अलग लेवल का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये वो स्टेज ऑफ डिल्यूजन है जो डिफरेंशिएट करता है कि तुम एक एवरेज इंसान रहोगे या सुपरस्टार बनोगे। क्योंकि जो डिल्यूजन सनी देओल का था वही डिल्यूजन तो देवानंद को भी था, क्योंकि देवानंद खुद को कभी लीड रोल से बाहर नहीं देख सकते थे, इसीलिए खुद को लीड रोल में रखते हुए उन्होंने खुद फिल्में बनाई हैं। 80 साल के होने के बावजूद फिल्म में लीड रोल्स किए हैं। और कुछ हद तक शायद तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम चाहिए भी होता है, पर सेल्फ बिलीफ, कॉकीनेस, एरोगेंस और डिल्यूजन की इस लाइन को कोई कैसे पार कर सकता है, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सवाल भी उतना ही बड़ा है जितने तुम्हारे फेवरेट स्टार्स का डिल्यूजन। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द पैराडॉक्स ऑफ डिल्यूजन। अनफॉर्चुनेटली डिल्यूजन को डिफाइन करना, उसको देखना, उसको समझ पाना सिर्फ हाइंडसाइट में ही पॉसिबल है। और यही रीजन भी है कि शाहरुख खान और कार्तिक आर्यन की सेम सी साउंड करने वाली, सेम मीनिंग वाली स्टेटमेंट को दो अलग रिएक्शन मिलते हैं। अब मेरे आगे कोई सुपरस्टार नहीं होगा। मेरे आगे नहीं होगा। क्योंकि शाहरुख खान वाले इस इंटरव्यू के समय वो ऑलरेडी बॉलीवुड में 15-16 साल तक DDLJ, देवदास, बाजीगर, दीवाना, मोहब्बती जैसी 20 से ज्यादा हिट डिलीवर कर चुके थे। इसलिए उनका ये कॉन्फिडेंस, कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस और डिल्यूजन से भरे हुए इंटरव्यू स्टेटमेंट ऑडियंस को टर्न ऑफ नहीं करते। पर ऐसे तो अनुपम खेर ने भी सालों तक अपनी एक्टिंग बॉलीवुड में प्रूव करी है। बट स्टिल जब वो अपनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को ऑस्कर में भेजने के लिए कहते हैं, You also feel that this film should go to the Oscars? Absolutely. You see, we don't have to keep sending the backwardness of India. तो ऑडियंस उन्हें ब्रूटली ट्रोल करती है, क्योंकि जिस चीज का प्रूफ तुम्हारे सामने हो उसको लेकर डिल्यूजनल स्टेटमेंट अनुपम खेर भी दे दे तो भी ऑडियंस विश्वास नहीं करेगी। और तुम कंगना रनौत की ये स्टेटमेंट सुनो। चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। ये तुम्हें इगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक और डिल्यूजनल जरूर लगेगी, पर अगर तुम इसे ढंग से एनालाइज करो तो शायद कंगना रनौत इज नॉट एंटायरली रॉन्ग। क्योंकि मॉडर्न डे बॉलीवुड में उनके अलावा किसी भी और एक्ट्रेस ने 3 नेशनल अवार्ड नहीं जीते हैं। सच में उनकी जैसी एक्टिंग रेंज तुम्हें किसी और बॉलीवुड एक्ट्रेस की नहीं मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो कंगना का ये क्लेम ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एग्जैजरेटेड लग सकता है, पर कंप्लीटली डिल्यूजनल नहीं। बट स्टिल आज मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस उन्हें इस बात के लिए ट्रोल करे। और डिल्यूजन तो देवानंद और सनी देओल का भी सेम था। दोनों की जिद थी कि मैं कभी साइड कैरेक्टर नहीं करूंगा, कितनी भी फिल्में फ्लॉप हो जाए, उम्र कितनी भी बढ़ जाए, कभी कैरेक्टर रोल में नहीं दिखूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि सनी देओल के इस डिल्यूजन को बचाने के लिए गदर और बॉर्डर जैसी फ्रेंचाइजीज थी, पर देवानंद तो 1978 में अपनी लास्ट हिट डिलीवर करने के बाद 2011 तक फिल्में बनाते रहे, वो भी खुद को मेन लीड रोल में कास्ट करते हुए, अपने से 35 से 40 साल छोटी एक्ट्रेसेस से रोमांस करते हुए, सालों से बनाई हुई अपनी लेगेसी की चिंता करे बिना 80 साल की उम्र में भी अपने आप को एक लीडिंग मैन मानते हुए। और रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली ये था कि 1980s के बाद लोगों ने उन्हें इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया। इनफैक्ट अपने डिल्यूजन में देवानंद इस कदर डूबे हुए थे कि ओम शांति ओम के टाइटल ट्रैक के लिए फराह खान ने पूरे बॉलीवुड को जब इनवाइट किया, देवानंद को भी किया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। Is it true that Dev Saab said to you that I can't come because I only do lead roles? Yeah. He said I don't do cameos. So I was like, yes sir, okay, thank you. एंड सनी देओल ने तो अपना ये डिल्यूजन अभी तक नहीं छोड़ा है, पर उनके ही भाई बॉबी देओल इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ स्टार जिन्होंने अपना खुद का डिल्यूजन ओवरकम किया, एक्टिंग सीखी, कैरेक्टर रोल्स किए, और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने। 40 का था तब पहली बार किसी ने मुझे बोला यार बॉबी तेरे को एक्टिंग सीखनी चाहिए। मुझे किसी ने बचपन से नहीं बोला था कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए, और फिर उसने वो चीज पे अमल किया, उसने उस तरह के कैरेक्टर के जैसा वो इंसान। एंड ऑडियंस की हेट, उनकी ट्रोलिंग
ट्रोलिंग और बैकलैश भी कई हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपने डिल्यूजन को कितना सीरियसली लेते हो और उसे कितना फ्रीक्वेंटली ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो। जैसे समय रैना ने अपने स्टैंड अप स्पेशल में जब शक्तिमान के ऊपर एक जोक मार दिया तो मुकेश खन्ना कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहे, ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। एंड प्रॉब्लम तो ये जानने के बाद आती है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक सर्टेन लेवल ऑफ डिल्यूजन तो जरूरी होता है सक्सेस अचीव करने के लिए। उसको तुम सेल्फ बिलीफ कहो या एक्सटर्नल सेल्फ कॉन्फिडेंस कहो। इसीलिए लोग विराट कोहली को एरोगेंट मानते हैं, हार्दिक पांड्या को एरोगेंट मानते हैं, बट जब वो जीतते हैं तो उनकी तारीफ भी करते हैं। इनफैक्ट बास्केटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर माइकल जॉर्डन का तो ये मानना था कि ईगो और डिल्यूजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स एंड लाइफ। पर वो रिस्क सिर्फ तुम्हारा होगा क्योंकि जब इन बिजार और डिल्यूटेड स्टेटमेंट्स के बाद तुम उन्हें अपनी सक्सेस और परफॉर्मेंस से जस्टिफाई नहीं करोगे तो ट्रोलिंग भी मिलेगी, हेट कमेंट्स भी मिलेंगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे पैराडॉक्स का एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है जो तुम्हें बॉलीवुड के ही कई डिल्यूजनल स्टार्स में देखने को मिलेगा भी। अब या तो तुम अपने डिल्यूजन में पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो और ये सिर्फ होप कर सकते हो कि रिजल्ट्स तुम्हारे फेवर में जाएंगे, या फिर अपना डिल्यूजन, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी एरोगेंस, अपनी कॉकीनेस सिर्फ अपने तक रख सकते हो। इस डिल्यूजन के ट्रैप से बचने के यही दो तरीके हैं। एंड अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। तो अमिताभ बच्चन को कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद की तारीफ करते हुए नहीं देखोगे। वो अपने को स्टार्स की खुली तारीफ करते हैं एंड कम्स अक्रॉस एज अ स्टार हु इज फुली हम्बल। एंड सेम विद सचिन तेंदुलकर। तुम्हें शायद लगता होगा कि सचिन तो बड़े ही हम्बल स्टार है, पर 2007 में जब ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर को एक मैच में आउट करते हैं और मैच के बाद ड्रेसिंग रूम जाते हैं सचिन से उस बॉल पर उनका साइन लेने, तो सचिन साइन तो करते हैं पर उस बॉल पर लिखते भी हैं दैट यू विल नेवर गेट मी आउट अगेन। और उस दिन के बाद सचिन अपने पूरे करियर में ब्रैड हॉक से कभी आउट नहीं होते। एंड इस लेवल का डिल्यूजन कुछ हद तक नेसेसरी होता है दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पर सक्सेसफुल होने के लिए, खुद को पुश करने के लिए। एंड ये बात भी सचिन ने कभी खुद पब्लिकली अनाउंस नहीं करी, क्योंकि जब तुम अपनी खुद की डिल्यूटेड स्टेटमेंट्स पब्लिकली अनाउंस करते हो तो अपने ऊपर ही एक एडेड प्रेशर डालते हो। एंड इसीलिए हर इंसान विराट कोहली भी नहीं होता कि अपने डिल्यूजन को, अपने एरोगेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को पब्लिकली अनाउंस करे और फिर जस्टिफाई भी करे। पर असलियत, रियलिटी अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द फैक्ट कि तुम अपने डिल्यूजन को लेकर किस हद तक सच में अवेयर हो। क्योंकि अगर तुम हो और इस बात को भी जानते हो कि तुम किस हद तक डिल्यूजनल होना अफोर्ड कर सकते हो, तो तब और शायद सिर्फ तब अपने डिल्यूजन के बावजूद तुम हेट, ट्रोलिंग और अपनी लेगेसी को टूटने से, अपने आप को इररिलेवेंट होने से बचा सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। स्क्रीन पर आ रही वीडियोस तुम्हें और अच्छी लगेंगी, इसलिए उन्हें जाके चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।